चौधरी बंसीलाल अपने पूरे राजनीतिक जीवन में 3 बार रोए। एक बार वो उस दिन रोए जब शराबबंदी तोड़नी पड़ी, दूसरी बार वो तब रोए जब उनका सगा बड़ा बेटा, जो किसी समय वो एडवोकेट भी हैं, रणबीर सिंह महिंद्रा, धनाना गांव है बहुत बड़ा, उस धनाना गांव में जनसभा थी और वहां मंच पर रणबीर सिंह महिंद्रा और चौधरी बंसीलाल जब मिले पिता पुत्र वर्षों बाद, तो दोनों बाप बेटे खूब रोए। तीसरी बार वो तब रोए जब एक पिता के सामने उनका जवान बेटे की अर्थी उठी। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री होते हुए हरा दिया था नरवाना से। तो परिस्थितियां बदलती रहती हैं समय के अनुसार। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इकलौता ऐसा परिवार है जिसने कभी किसी महिला को चुनाव नहीं लड़वाया जी। बाकी के जो 4 राजघराने हैं, चाहे चौधरी देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल या राव वीरेंद्र, इनकी महिलाएं चुनाव लड़ भी चुकी। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। जाट कॉलेज में कार्यक्रम में चौधरी भजनलाल जी बाकायदा अपनी फर्द लेकर के भी आए थे। पहले फर्दों में जो जातियां लिखी जाती थी, भाई जो है मैं जाट हूँ, लेकिन जब जाटों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, और क्यों नहीं किया उसका कारण भी ये था कि उस समय उनके मुकाबले, अगर आज कोई हालात होती तो एक अलग बात थी, उस समय उनके मुकाबले चौधरी देवीलाल और चौधरी बंसीलाल बड़े नेता थे जाटों के। तो कहीं ना कहीं उनको एक्सेप्ट कर लिया और चौधरी भजनलाल को नहीं किया। राव वीरेंद्र सिंह सांसद रहे कई बार महेंद्रगढ़ लोकसभा से, हालांकि वो चुनाव हारे भी, विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे। और एक जमाना वो भी था कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी उनको मनाने के लिए रामपुरा हाउस बहुत विख्यात, बहुत प्रसिद्ध जगह है, वहां जो है उनको आना पड़े। अभय सिंह चौटाला, उनके बारे में बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि अभय सिंह चौटाला ने अपनी विधानसभा की चुनावी राजनीति राजस्थान से शुरुआत, अपने बड़े भाई अजय सिंह की तरह। लेकिन उनका जिक्र इसलिए नहीं होता क्योंकि वो वहां चुनाव हार गए थे, तीसरे नंबर पर रहे थे, संग्रिया से उन्होंने चुनाव लड़ा। वहां का एक रिकॉर्ड और है जिस पर बहुत कम लोगों की निगाहें। और ये जितने परिवार है ना, इनमें ये पहला ऐसा परिवार है जो किलोई से, जिसको आज गढ़ कहते हैं हुड्डा साहब का, वहां लगातार 3 चुनाव आ रही। और लगातार 3 चुनाव कौन कौन आ रहे? पहले प्रताप, फिर रणबीर हुड्डा और फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चुनाव तो 4 आ रहे क्योंकि हुड्डा अगला भी चुनाव हार गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लेकिन 3 अलग अलग एक परिवार के नेता, 3 अलग अलग एक परिवार के नेता, जैसे रणबीर हुड्डा, उसके दोनों बेटे, 3 लगातार चुनाव आ रहे, 1977, 1982 और 1987 नहीं खाता खुला। दिग्विजय चौटाला अपने राजनीतिक जीवन में कभी नहीं जीत पाए। उनके नाम भी एक बड़ा रिकॉर्ड है। उनके नाम भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि वो 3 चुनाव आ रहे, वो हैट्रिक है उनकी। चौधरी धर्मवीर सिंह हरियाणा ही नहीं, संभवतः देश के ऐसे इकलौते नेता होंगे शायद जिन्होंने 3 पीढ़ियों को चुनाव हरा रखे। पहले उन्होंने 1987 में चौधरी बंसीलाल को हराया, उसके बाद उन्होंने 2000 में चौधरी सुरेंद्र सिंह को हराया, फिर उन्होंने श्रुति चौधरी को हराया 2014 में और 2019 में। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में खास मेहमान है प्रद्युमन जोशीला जी, और प्रद्युमन जी का गांव जो है वो कवारी है। और प्रद्युमन जी से आज हम बातचीत करेंगे हरियाणा में जो बड़े राजनीतिक घराने रहे हैं उनकी हम बातचीत करेंगे कि आखिर उन राजनीतिक घरानों में हम चाहे मुख्य तौर पे तीनों लाल परिवारों की बात करें, चौधरी देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल, या फिर हम राव वीरेंद्र सिंह की बात करें, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, या फिर अन्य भी कहीं न कहीं जो बड़े राजघराने रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर किस किस तरीके से किस राजघराने ने कितने चुनाव लड़े, कितने चुनाव जीते और कितने चुनाव हारे। क्योंकि प्रद्युमन जी की जो वीडियो है वो लगातार सोशल मीडिया पर आप लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखते रहते हैं। तो प्रद्युमन जी जो है वो गहन जानकारी राजनीति के विषय में जो रखते हैं, तो आज बड़े विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और आज का जो ये हमारा पॉडकास्ट है वो वाकई बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे दर्शकों के लिए जो है बहुत कुछ सीखने वाला उसमें निकल कर आएगा। जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं, जिनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उन लोगों को ये जो पूरा वीडियो है वो जरूर देखना चाहिए। और कमेंट करके भी आपको बताना है कि जोशीला जी ने जानकारी दी है या फिर आपके पास और भी कोई जानकारी हो, वो भी आप जो है हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो दोहन साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम जी। दोहन साहब, आज हम बातचीत करेंगे हरियाणा के जो बड़े राजनीतिक
राजघराने हुए हैं जी, तो सिलसिलेवार तरीके से हम बातचीत करना चाहेंगे। और जैसा मैंने बताया कि दर्शक जो है वो लगातार आपको सुनते रहते हैं जी, आप लगातार पॉलिटिकल विषयों पर अलग अलग वीडियो बनाते भी रहते हैं जी, तो आज का हमारा जो मुख्य पॉडकास्ट है वो यही है कि हरियाणा के जो बड़े राजघराने हैं जी, पॉलिटिकल रूप से, उनसे हम विस्तार से हम उन पर बातचीत करें। तो एक एक करके हम बातचीत करना चाहेंगे और मेरे ख्याल से शायद चौधरी देवीलाल परिवार से अगर शुरुआत की जाए, जी, क्योंकि जितनी मुझे समझ है तो सबसे बड़ा राजनीतिक राजघराना जो चौधरी देवीलाल का है, जिन्होंने शायद 100 से ज्यादा चुनाव लड़े हैं। जी। तो सिलसिलेवार तरीके से आप प्लीज दर्शकों को समझाने का, बताने का प्रयास करें। देखो, हरियाणा प्रदेश में अगर देखा जाए, वैसे तो हरियाणा को लालों का प्रदेश कहा जाता है जी। और हरियाणा के जो 3 लाल हुए, उन्होंने ना केवल हरियाणा प्रदेश में बल्कि पूरे देश में अपनी राजनीति की एक अमिट छाप छोड़ी जी। जो आज भी उन तीनों लालों के देहांत के बावजूद वर्षों तक लोगों के बीच में, लोगों के दिमाग में रहेंगी जी। इन मुख्य रूप से 5 राजनीतिक परिवार हरियाणा प्रदेश में हैं और उन 5 में अगर बात करें, सबसे पहले राजनीति की किसने शुरुआत की इन्हीं 5 में जी। तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो परदादा हैं, जो दादा हैं, उन्होंने शुरुआत की। दीपेंद्र हुड्डा के जो परदादा हैं चौधरी मातूराम और उनके मातूराम के भाई रामजीलाल हुड्डा जी। लेकिन सबसे ज्यादा चुनाव अगर किसी ने लड़े और जिसका नाम पूरे देश की राजनीति में रहा जी, वो परिवार चौधरी देवीलाल का परिवार है। क्योंकि हरियाणा प्रदेश से चौधरी देवीलाल इकलौते वो शख्स हैं जो देश के उप प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल। और वो भी 2 बार बने जी, जो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। चौधरी देवीलाल के परिवार की अगर हम राजनीति की चर्चा करें तो सबसे पहले चौधरी देवीलाल के जो भाई चौधरी साहबराम, उन्होंने पहला चुनाव लड़ा। चौधरी साहबराम ने राजनीतिक रूप से पहली शुरुआत चुनावी राजनीति की अपने इनके परिवार में की। वैसे उससे पहले ये गैर राजनीतिक परिवार था, एक जो सामान्य जो परिवार होते हैं। उसके बाद कभी इन्होंने उल्टा मुड़ करके नहीं देखा। हालांकि चौधरी साहबराम और जो फिर उनके बेटे, उनके पोते, वो राजनीति में इतने कामयाब नहीं हो पाए। प्रयास उन्होंने भी किए, इस बार भी वो टिकट के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। दूसरी तरफ जो चौधरी साहबराम के भाई चौधरी देवीलाल, उनका राजनीतिक ना केवल हरियाणा प्रदेश में बल्कि चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे पंजाब से हो, और इवन एक समय तो ऐसा था कि वो दक्षिण भारत के राज्य जहां उनकी भाषा भी नहीं मिलती, वहां भी चौधरी देवीलाल को सुनने वाले लाखों लोग उमड़ते थे। अगर मैं बात करूं सिलसिलेवार तरीके से, तो चौधरी देवीलाल विधायक रहे बहुत से विधानसभा क्षेत्रों से और उन्होंने एक ऐसी प्री पार्टी शुरू की, वरना उससे पहले नेता बाहर दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में इतना नहीं निकलते थे। उन्होंने एक समय एक साथ 2 बड़े नेताओं, चौधरी बंसीलाल, वो तो मुख्यमंत्री रह चुके थे, चौधरी भजनलाल जो बाद में मुख्यमंत्री बने, दोनों के मुकाबले चुनाव लड़ा। एक के मुकाबले तोशाम से और दूसरे के मुकाबले आदमपुर से, यानी दोनों के घरे क्षेत्र, और वहां चौधरी देवीलाल चुनाव लड़े, तो वो अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। उसके बाद एक रिकॉर्ड चौधरी देवीलाल के नाम ऐसा दर्ज है जो कहीं नहीं मिलेगा जी। वो रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने एक समय 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा का चुनाव जिसमें उन्होंने हरियाणा के रोहतक से चुनाव लड़ा, राजस्थान के सीकर से चुनाव लड़ा और पंजाब के फिरोजपुर से चुनाव लड़ा। हालांकि वो पंजाब से हार गए, लेकिन 2 जगह से जीते, 3 में से 2 जगह जीते, 3 में से 2 जगह जीते और उसके बाद देश के उप प्रधानमंत्री बने। लेकिन वही फैसला उनका जिंदगी का एक सबसे बड़ा गलत फैसला भी साबित हुआ जब उन्होंने सीकर के बजाय रोहतक से अपना इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद हालात ये बनी कि जिस रोहतक ने, जिस महम की धरती ने चौधरी देवीलाल के परिवार को सिर आंखों पर बैठा था, फिर लगातार 3 चुनाव चौधरी देवीलाल हारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुकाबले। और वो 3 चुनाव जो लड़े अलग अलग राज्यों से जी, उनके लड़ने की मुख्य वजह ये थी कि बलराम जाखड़ को रोकना। उसकी वजह भी ये थी, चौधरी देवीलाल का मैं जो राजनीतिक जीवन समझ पा रहा हूँ, वो जो बात कह देते थे जी, उसको पूरा करते थे। उन्होंने एक समय ये कह दिया कि भाई मैं भजनलाल बंसीलाल जहां से लड़ेंगे मैं वहां से लड़ूंगा, और सबको पता था कि बंसीलाल को उसके क्षेत्र में नहीं रहा जा सकता उस समय जी, भजनलाल को उसके क्षेत्र में नहीं रहा जा सकता, लेकिन उन्होंने हार जीत की परवाह ना करते हुए दोनों जगह से लड़ा चुनाव। इसी तरह से उन्होंने एक ऐलान किया कि बलराम जाखड़ कहीं से भी लड़ेगा, क्योंकि बलराम जाखड़ उस समय देश के बड़े नेताओं में थे और राजीव गांधी के बाद अगर बात करें कांग्रेस में तो सर्वोच्च नेताओं में थे। बलराम जाखड़ की उनको ये लगा कि हो सकता है ये रोहतक से लड़ने, तो उन्होंने रोहतक में ऐलान कर दिया। हो सकता है वो सीकर से लड़ने,
सीकर में भर दिया, हो सकता है वो फिरोजपुर से लड़ लें, फिरोजपुर से भर दिया। और उस ना केवल बलराम जाखड़, मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है, जो चौधरी देवीलाल का परिवार है वो एक ऐसा अड़ियल टाइप का भी हम कह सकते हैं, या उसको हम ये भी कह सकते हैं कि कोई और नेता ना पनपे, उसको लेकर के वो बड़े बड़े धुरंधरों के सामने चुनाव लड़ते हैं। चाहे उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने भी चुनाव लड़ा, चौधरी बीरेंद्र सिंह के सामने चुनाव लड़ा, रणदीप सिंह सुरजेवाला के सामने चुनाव लड़ा, चौधरी बंसीलाल के सामने लड़ा, चौधरी भजनलाल के सामने लड़ा, बलराम जाखड़ के सामने लड़ा, मतलब जो कोई भी बड़ा नेता हो। और उनकी आज भी वो पीढ़ियां कर रही हैं जो काम हर किसी बड़े नेता को ललकारने का काम वो करते हैं, उनमें मादा भी है, और ललकारने का नहीं, उनमें हराने का भी मादा है जी। जो चौधरी देवीलाल ने शुरुआत की, उसके बाद वही काम ओम प्रकाश चौटाला ने किया, वही काम अजय सिंह चौटाला ने किया, वही काम दुष्यंत चौटाला ने किया, यानी चौथी पीढ़ी आ गई। जो काम चौधरी देवीलाल किसी को ललकारने का कर रहे थे, मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, जैसे उन्होंने ललकारा बलराम जाखड़ को, उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने नरवाना से जाकर के चुनाव लड़ लिया। उनका तो नरवाना में कुछ नहीं था, वहां तो सुरजेवाला परिवार का था। उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जाकर के चुनाव लड़ लिया उचाना में, वहां भी उनका कुछ नहीं था। वहां चौधरी बीरेंद्र सिंह जो चौधरी छोटू राम के नाती हैं, उनका अपना एक प्रभाव था। इसी तरह से अजय सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ा उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह के सामने। एक वो समय भी था 2004 का लोकसभा का चुनाव, जब हरियाणा प्रदेश के 3 बड़े नेता जो अपने अपने समय में मुख्यमंत्री रहे, एक तो उस समय था, वो तीनों आमने सामने थे, उसमें भी अजय सिंह चौटाला था। उसके बाद अजय सिंह चौटाला ने हिसार से चुनाव लड़ा कुलदीप बिश्नोई के सामने, जो उनका गढ़ है। इसी तरह से दुष्यंत चौटाला की अगर बात करें, दुष्यंत चौटाला ने हिसार पार्लियामेंट से चुनाव लड़ा, और उसके बाद एमपी होते हुए, कितनी बड़ी बात है, सांसद होते हुए उचाना से चुनाव लड़ा। भले ही वो चुनाव हार गए, अगला चुनाव में वो जीते, लेकिन ललकारना इनके परिवार से कोई सीख सकता है। इसी तरह से अभय सिंह चौटाला ने, जिस कुरुक्षेत्र की सीट पर ये लग रहा था कि यहाँ जाट प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सकता, वहां भी वो जाकर के चुनाव लड़े। ठीक है, 2 चुनाव लड़े, भले ही वो हार गए, उनके बेटे अर्जुन चौटाला ने भी लड़ाया। तो ये पूरा राजनीतिक परिवार ललकारने का और दूसरे के गढ़ में जाकर के उसको चित करने तक का भी काम करते हैं। हालांकि कई बार बाजी पलट भी जाती है, जैसे चौधरी देवीलाल गिराई से प्रोफेसर छत्रपाल सिंह ने हरा दी, कई बार हालात बदल भी जाते हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री होते हुए हरा दिया था नरवाना से। तो परिस्थितियां बदलती रहती हैं समय के अनुसार। लेकिन अगर मैं इनका ओवरऑल बताऊं दर्शकों को, तो चौधरी देवीलाल देश के 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे, वर्षों तक वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, राज्यसभा के वो सांसद रहे, लोकसभा के वो कई बार जीते, उसके बाद विधायक तो वो बहुत से विधानसभा क्षेत्रों से अलग अलग एरिया से रहे। ये रहा चौधरी देवीलाल का। चौधरी देवीलाल के 4 बेटे, उन 4 बेटों में सबसे बड़ा बेटा ओम प्रकाश चौटाला। अगर हम पहले शुरुआत ओम प्रकाश चौटाला से करें, तो ओम प्रकाश चौटाला खुद उन्होंने हिसार से एमपी का भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव वो हार गए थे। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने उनको हरा दिया था। लेकिन उसके बावजूद वो हरियाणा के आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बने, 5 बार, और शायद ये रिकॉर्ड किसी से ना टूटे, क्योंकि नायब सिंह सैनी भी 2 ही बार बने, 3 बार और चाहिए भी बनने के लिए। हुड्डा साहब भी 2 बार बने, उनको भी 3 बार और चाहिए। खट्टर साहब भी 2 बार बने, उनको भी 3 बार चाहिए। और 3 बार क्या पता किसकी किस्मत में होगा ना। एक राजनीतिक इतिहास बन गया हरियाणा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने एक इतिहास बना दिया। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव जीते। उनकी एक और बड़ी खास बात रही, वो 2-2 हलकों से भी चुनाव जीते एक साथ, 2-2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत करके। वो करते क्या थे, जैसे अब तो रोडी विधानसभा टूट गया, पहले रोडी विधानसभा था उनका, जो गृह हल्का था इनका, तो वो रोडी से फार्म भर देते, नरवाना से भर देते। नरवाना से जीत जाते तो रोडी से रिजाइन कर देते, फिर वहां उनकी जगह अभय सिंह चौटाला ने लड़ा बाई इलेक्शन। इसी तरह से जब उन्होंने उचाना से लड़ लिया, तो भी 2 हलकों से लड़ लिया, दड़बा से शायद लड़ा, तो एलनाबाद से, तो इस तरह से दड़बा भी टूट गया था। तो इस तरह से वो करते रहते हैं, यानी कि एक सेफ हल्का, एक स्ट्रॉन्ग हल्का, बिल्कुल एक दूसरे की रड़क निकालने के लिए। ये परिवार रड़क भी निकालता है। और इनके परिवार की मैं एक बड़ी खास बात बताऊं, जो इनके सारे नेता कहते हैं, छोटे से बड़े तक, भाई हम किसी से भी मित्रता और किसी से भी दुश्मनी शमशान घाट तक निभाते हैं। और वो इन्होंने करके भी दिखाया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल साधारण परिवार से उठ करके उनको पता नहीं कहाँ क्या क्या पहुंचा दिया। आज की नैन साहब मैं बताऊं, मोदी की जो कैबिनेट है,
उसमें भी ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो कभी चौधरी देवीलाल के शिष्य रहे। जी 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 जी। ठीक, हरियाणा से जो सांसद हैं वो ऐसे मिलेंगे जो कभी चौधरी देवीलाल की नर्सरी में पैदा हुए, वहां से शुरुआत हुई। इसी तरह से नायब सिंह सैनी की सरकार में ऐसे मंत्री हैं जो कभी नेल्लो में रहे, चौधरी देवीलाल के साथ रहे। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड है। फिर हम बात करेंगे ओम प्रकाश चौटाला के दो बेटे जी, अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला। अजय सिंह चौटाला ने अपनी राजनीति शुरुआत की राजस्थान से। वो राजस्थान में 2 बार विधायक बने, 2 बार विधायक बने नौहर और दातारामगढ़ से जी। और उन्होंने वहां भी ललकारने का काम किया। जिस सीट से वो चुनाव जीते थे वहां एक चौधरी परिवार है और वो लगातार जीतता रहा है। अब उनके बेटे हैं विधायक जी, लेकिन उनको उन्होंने हरा दिया अजय सिंह चौटाला ने। उसके बाद उनकी पहली राजनीति की शुरुआत हरियाणा में होती है भिवानी लोकसभा क्षेत्र से। भिवानी से वो 1998 में पहला चुनाव लड़ते हैं। और वो वाकया भी मुझे आज भी याद है क्योंकि हमारा गांव उस समय भिवानी पार्लियामेंट में था जी। तो अजय सिंह चौटाला हिसार से चुनावी तैयारी में थे। जब वो अक्सर वो अपनी जनसभाओं में भी ये बात कहते हैं अजय सिंह चौटाला, जब वो चौधरी देवीलाल से आशीर्वाद लेने के लिए गए क्योंकि वो उनके बिल्कुल बुजुर्ग हो चुके थे, अंतिम समय था उनका, तो उन्होंने कहा कि मैं दादाजी हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ना चाह रहा हूं। और उन्होंने बाकायदा यहाँ एक कार्यकर्ता सम्मेलन भी रख दिया था जी। उसके बाद ये हुआ, चौधरी देवीलाल ने कहा कि भाई एमपी तो बनना तो कहीं से भी बन जा, लेकिन अगर मेरी तरह नेता बनना है तो अगले को उसी के घर में जाकर के ललकार, तब बात बनेगी। बोला किसको? मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल थे। बंसीलाल का बेटा सुरेंद्र सिंह सिटिंग एमपी था वहां से, हरियाणा विकास पार्टी थी उनकी, तो वहां से जाकर के चुनाव लड़। अजय सिंह चौटाला भिवानी, सीधे हिसार की बजाय भिवानी चलती। भिवानी का उनको कोई बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी उस समय, क्योंकि उससे पहले भिवानी में चौधरी देवीलाल के परिवार का बहुत ज्यादा कोई प्रभाव भी नहीं था जी। एक समय जब तो शाम से चुनाव लड़ा था, उन बातों को तो जमाना बीत गया था, क्योंकि बंसीलाल का प्रभाव था, बंसीलाल का प्रभाव था। मुख्यमंत्री थे वो, बड़े केंद्र में रक्षा मंत्री रहे। फिर क्या हुआ, वो चुनाव हार गए अजय सिंह चौटाला। लेकिन उसके बाद उन्होंने 1 साल बड़ी अनथक मेहनत की जी। और फिर 1999 का चुनाव आया। 1999 के चुनाव में उन्होंने फिर सुरेंद्र सिंह को हराया और वो चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद एमपी बने। और फिर जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने तो ओम प्रकाश चौटाला से ज्यादा पॉपुलैरिटी अजय सिंह चौटाला। एक समय ये भी था कि लोग चौटाला साहब को ये भी कह रहे थे कि आप अजय सिंह को मुख्यमंत्री बना दो, लेकिन नहीं बनाया उन्होंने। कई बार हो जाती हैं परिस्थितियां। अजय सिंह उसके बाद भिवानी से जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने फिर अगला चुनाव लड़ा 2004 का, जिसमें 3 जो मैंने पहले बताया कि 3 बड़े नेताओं के लाल लड़ रहे थे, जिसको लालों का लाल कहा गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुलदीप बिश्नोई, चौधरी भजनलाल जी उस समय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और सुरेंद्र सिंह लड़ रहे थे हरियाणा विकास पार्टी से, अजय सिंह चौटाला लड़ रहे थे इंडियन नेशनल लोकदल से। और उसमें कुलदीप बिश्नोई वो चुनाव जीत गए, बहुत कम मार्जिन से जीते थे हालांकि, लेकिन वो चुनाव पूरी दुनिया में चर्चित हुआ था। फिर 2009 का दौर आ जाता है। 2009 के दौर में भी अजय सिंह चौटाला नहीं कामयाब हो पाए लोकसभा में जाने के लिए। इसी बीच जब 2004 का चुनाव आ रहे तो चूंकि ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, उनको राज्यसभा में भेज दिया गया। वो राज्यसभा के एमपी बन गए। फिर उन्होंने लड़ा डबवाड़ी से चुनाव 2009। अपने जीवन का पहला एमएलए का चुनाव उन्होंने डबवाड़ी से, हरियाणा से लड़ा, वो जीत गए। हिसार में उन्होंने एक बाई इलेक्शन लड़ा जिसमें वो चुनाव हार गए। इसके बाद फिर क्या हुआ, अजय सिंह चौटाला जेबीटी का जो मामला था उसमें वो जेल में चले गए। उनकी राजनीति पर एक तरह से फुल स्टॉप लग गया। उसके बाद जब परिवार में विघटन हुआ, जननायक जनता पार्टी बनी, आजकल वो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दूसरे जो बेटे हैं अभय सिंह चौटाला, उनके बारे में बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि अभय सिंह चौटाला ने अपनी विधानसभा की चुनावी राजनीति राजस्थान से शुरुआत अपने बड़े भाई अजय सिंह की तरह। लेकिन उनका जिक्र इसलिए नहीं होता क्योंकि वो वहां चुनाव हार गए थे, तीसरे नंबर पर रहे थे, संगरिया से उन्होंने चुनाव लड़ा। फिर अभय सिंह चौटाला एक बाई इलेक्शन हुआ, जैसा मैंने बताया कि चौटाला साहब 2 जगह से लड़ते थे, रोड़ी, उस रोड़ी से बाई इलेक्शन हुआ और उसमें फिर वो एमएलए बन गए। एमएलए बनने के बाद फिर रोड़ी से वो जीते। उसके बाद उन्होंने अपना विधानसभा परिसीमन हो गया, फिर वो एलनाबाद की तरफ कदम बढ़ा दिया। इसी बीच अभय सिंह चौटाला ने 2004 में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे तो कुरुक्षेत्र से पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ा था नवीन जिंदल के सामने, तब वो हार गए थे।
अभय सिंह चौटाला ने इस बार भी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, इस बार भी वो चुनाव हार गए, वही उसी कुरुक्षेत्र से। इस बार वो एमएलए का भी हार गए। एलनाबाद में पहली बार अभय चौटाला एमएलए का चुनाव हार गए। ये था अभय चौटाला का। फिर हम आ जाते हैं अजय सिंह चौटाला के बेटे, क्योंकि इनके तो आगे कड़ी की कड़ी चल रही है। अजय सिंह के दो बेटे, दुष्यंत चौटाला वो विदेश में पढ़ाई कर रहे थे अपनी, लेकिन अपने पिता और दादा की जेल जाने की वजह से वो राजनीति में आए। 2014 में हिसार से चुनाव लड़ा। और एक बहुत रोचक बात मैं बताऊं जी, चौधरी देवीलाल के परिवार में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हिसार से चुनाव लड़ा। उसके बाद चौधरी रणजीत सिंह ने लड़ा, अजय सिंह चौटाला ने लड़ा, सुनैना चौटाला ने लड़ा, नैना चौटाला ने लड़ा, दुष्यंत चौटाला ने लड़ा लोकसभा का। केवल एक दुष्यंत चौटाला जीत पाए हैं पूरे परिवार में, और कोई नहीं जीत पाया आज तक। यहाँ तक कि चौधरी देवीलाल तो एमएलए का भी हार गए थे, गिराई से भी हार गए थे, आदमपुर से भी हार गए थे। रणजीत चौटाला ने आदमपुर से चुनाव लड़ा, वो भी हार गए थे। हिसार में अगर किसी ने खाता खोला चौधरी देवीलाल के परिवार का, तो वो दुष्यंत चौटाला ने, सिर्फ दुष्यंत चुनाव जीत गए। और किसको हरा करके जीते? जो है चौधरी भजनलाल के परिवार को, कुलदीप बिश्नोई को उन्होंने हरा दिया। उसके बाद उन्होंने तुरंत प्रभाव से 6 महीने बाद जो विधानसभा का चुनाव हुआ वो लड़ा उन्होंने उचाना से, जहां वो प्रेमलता के मुकाबले चुनाव हार गए। फिर उन्होंने 2019 का फिर लड़ा लोकसभा चुनाव, वो चुनाव वो हार गए। 2019 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्होंने लड़ा फिर अपनी पार्टी जननायक जनता पार्टी से। लोकसभा का भी जेजेपी से लड़ा था, विधानसभा का लड़ा उचाना से। उन्होंने 50,000 के आसपास वोटों से प्रेमलता को हरा दिया। फिर वो 10 सीटें लेकर के प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने। और हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहला मौका है जब एक परिवार की 3 पीढ़ियां, वैसे तो चौथी पीढ़ी में हूं, लेकिन पहले परदादा बने, फिर उनके दादा बने, और अब आप वो खुद या तो डिप्टी सीएम या सीएम बने। ये भी अपने आप में एक अनूठा रिकॉर्ड है जी। अब दुष्यंत चौटाला की ऐसी बिरानमाटी हुई कि वो उचाना में फिर चुनाव लड़ा और वो बुरी तरह से हार गए। चौधरी देवीलाल के परिवार में सबसे कम वोट उनको मिले अब तक। ये भी उन्हीं के नाम रिकॉर्ड है जी। तो रिकॉर्ड बनाने में माहिर हैं। फिर उनका दूसरा भाई आ गया दिग्विजय चौटाला, अजय सिंह चौटाला का दूसरा बेटा। दिग्विजय चौटाला अपने राजनीतिक जीवन में कभी नहीं जीत पाए। उनके नाम भी एक बड़ा रिकॉर्ड है। उनके नाम भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि वो 3 चुनाव वो हैट्रिक है उनकी। लेकिन उनकी मैं एक चीज के लिए बड़ी दाद दूंगा जी, और मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी भी हूं। जब उन्होंने जींद का उपचुनाव लड़ा जेजेपी बनाने के बाद, नई पार्टी 9 दिसंबर 2018 को पांडु पिंडारा में वो पार्टी बनी थी जी। और उसके बाद तुरंत प्रभाव से वो बाई इलेक्शन आ गया था डॉक्टर हरिचंद मिड्डा के निधन के बाद जी। उसमें उन्होंने जिस ढंग से चुनाव लड़ा, वो तो मेरा निजी रूप से ये मानना है कि अगर उस समय खट्टर साहब वो डी ग्रुप की नौकरियां की अनाउंसमेंट नहीं रिजल्ट निकालते तो क्या पता क्या परिणाम होता। उसी से वो परिणाम चेंज हो गया, बिल्कुल हो जाता। तो दिग्विजय चौटाला पहले जींद बाई इलेक्शन आ रहे, तुरंत बाद उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाएगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रमेश कौशिक के मुकाबले, वहां वो बुरी तरह से हार गए। उसके बाद अब उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा डबवाड़ी से, और अब वो फिर चुनाव गृह क्षेत्र में भी हार गए। और गृह क्षेत्र में तो उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन फिर भी चुनाव हार गए। तो उनके खाते में अभी तक जीत आई नहीं। इसी बीच पूरे चौधरी देवीलाल के परिवार से, क्योंकि इस परिवार की एक चीज रही है हमेशा जी, कि कैसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति हो, इन्होंने कभी किसी महिला को राजनीति में नहीं उतारा था। लेकिन चूंकि चौधरी भजनलाल के परिवार से भी जसमा देवी जी बन चुकी थी जी, चौधरी बंसीलाल के परिवार से भी किरण चौधरी बन चुकी थी, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार में भले ही आशा हुड्डा कभी चुनाव ना लड़ा हो, लेकिन वो भी कई मामलों में बड़ी अग्रणी थी राजनीतिक रूप से। चौधरी वीरेंद्र सिंह की बहन भी बनी थी जी, लेकिन इनके परिवार से कोई महिला नहीं बनी थी, ये भी एक रिकॉर्ड था। लेकिन जब अजय सिंह चौटाला की जेड़ हुई तो 2014 में अजय सिंह की धर्मपत्नी नैना चौटाला को उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र डबवाड़ी से चुनाव लड़ा गया, वो चुनाव जीत गई। 2019 में उन्होंने हल्का बदल लिया और वो बारडा चली गई, बारडा वालों ने भी जिता दिया। 2024 में उन्होंने एमएलए की बजाय लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो हिसार में बुरी तरह से हार गए। यहाँ तक कि जो बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट था उसको भी काफी वोट आगे निकल गया, तो वो हार गई। नैना चौटाला की इतनी कहानी। इस बार उन्होंने विधानसभा कोई चुनाव नहीं लड़ा। ये तो हो सकता है एक बार ये भी चर्चा थी कि अजय सिंह जो दुष्यंत चौटाला की धर्मपत्नी को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है, मेघना अहलावत चौटाला को, लेकिन उनको नहीं लड़ा गया। अब हम बात करते हैं अभय चौटाला की। अभय चौटाला के 2 बेटे, 2 बेटों में बड़ा बेटा करण चौटाला जी,
जिला परिषद का चुनाव लड़ा, उन्होंने अपने जीवन में कभी एमएलए एमपी का चुनाव नहीं लड़ा जी। पिछली बार वो जिला पार्षद बने और जिला पार्षद के साथ साथ जिला परिषद के वाइस चेयरमैन बने जी। इस बार वो जिला पार्षद बने और जिला परिषद के चेयरमैन भी बने। तो उनका इतना सिस्टम है। अभी वो जो है पार्टी की जो युवा विंग है उसमें उनको जिम्मेदारी दे दी। छोटे बेटे अर्जुन चौटाला जो एक राजनीतिक परिवार में भी ब्याहे हुए हैं, चौधरी दिलबाग सिंह हैं जो यमुनानगर के एक्स एमएलए, तो उनकी लड़की उनको ब्याह रखी। उन्होंने कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ा पिछला, वो चुनाव हार गए बुरी तरह से। इस बार रानिया से उन्होंने अपने दादा रणजीत चौटाला को हरा दिया चुनाव, तो वो विधायक बने और अभी जो पार्टी के 2 विधायक हैं उनमें से एक वो है। ये सारा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार आ गया। अब चौधरी देवीलाल का दूसरा बेटा चौधरी प्रताप सिंह चौटाला, चौधरी प्रताप सिंह चौटाला के अपने पिता के साथ कुछ समय तक तो बनी और उसके बाद उनके आपस में राजनीतिक मतभेद रहे और यहां तक भी मतभेद रहे उनके इस परिवार के साथ कि एक समय तो ऐसा था जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि प्रताप चौटाला अपने जीवन के आखिरी समय में तो चौधरी कुलदीप बिश्नोई की जो पार्टी थी हरियाणा जनहित कांग्रेस भजनलाल, उसमें चले गए थे। प्रताप चौटाला एक बार अपने जीवन में विधायक बने और चौधरी देवीलाल जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उनको चेयरमैन भी बनाया। उसके अलावा वो कभी नहीं कोई उनकी बात बढ़ पाई। प्रताप चौटाला के जो बेटे हैं, 2 बेटे, उनमें रवि चौटाला ने भी चुनाव लड़ा। रवि चौटाला ने जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा लेकिन वो नहीं बन पाए। एमएलए का चुनाव लड़ा उन्होंने डबवाड़ी से, लेकिन वो वहां भी हार गए। अजय सिंह चौटाला के मुकाबले लड़ा था उन्होंने, दोनों भाई खड़े थे लेकिन वो हार गए। दूसरे जो बेटे हैं वो राजनीति में सक्रिय नहीं है। अब रवि चौटाला की जो धर्मपत्नी है सुनैना चौटाला, उसने भी अपने राजनीतिक जीवन में 2 चुनाव लड़े। हिसार पार्लियामेंट से लड़ा, वो हार गई, पहला चुनाव। अब की बार उन्होंने फतेहाबाद से एमएलए का लड़ा, वो भी हार गई। पीछे उनकी चर्चा ये थी और मेरे पास जो रिपोर्टें थी, अगर विनेश फोगाट जुलाना से ना लड़ती तो ये सुनैना चौटाला जुलाना से लड़ती। और उन्होंने पूरी तैयारियां कर रखी, लेकिन विनेश फोगाट के आने की वजह से फिर ये हिम्मत नहीं दिखा पाई। अभी वो फिलहाल महिला जो सेल है इनेलो की, उसकी प्रदेश की प्रभारी है और वो सक्रिय है। अभय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी कांता चौटाला वो भी राजनीति में उतरी। उन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा लेकिन अपने उन्हीं के देवर आदित्य देवीलाल ने उनको बुरी तरह से हरा दिया। उसके बाद उनकी भी कभी कोई चुनाव लड़ा ही नहीं। ये है अभय सिंह चौटाला का परिवार का हो गया। प्रताप चौटाला का आ गया। प्रताप चौटाला के बाद जो तीसरा परिवार है चौधरी देवीलाल के बेटे, तीसरे नंबर पर चौधरी रणजीत सिंह। चौधरी रणजीत सिंह अपने जीवन में 1987 में विधायक बने जब चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने। फिर उनकी कैबिनेट में वो मंत्री बने। उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बन गए क्योंकि चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बन गए थे। फिर वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ही कैबिनेट में बने। उसके बाद उनको राज्यसभा में भेज दिया गया, जिसका बहुत कम लोगों को पता होगा। वो राज्यसभा के एमपी भी रहे। फिर वो चुनाव हारते रहे। उनका अपने परिवार जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से अलगाव हो गया एक तरह से, वो कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस के बाद वो बीजेपी में भी चले गए। बीजेपी में उनको किसान मोर्चा में प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया, जिम्मेदारी दे दी। और अगर आज इस चीज की कल्पना करते हैं कि अगर उस समय वो बीजेपी ना छोड़ते तो आज पता नहीं कहाँ होते, लेकिन कई बार हो जाते हैं राजनीतिक फैसले गलत। फिर वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ लग ली। हुड्डा साहब ने उनको योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया जो एक कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा है। आदमपुर में बाई इलेक्शन हुआ जब चौधरी भजनलाल ने कांग्रेस छोड़ी, हल्का बनाई, उनको आदमपुर से टिकट दे दी जहां रणजीत सिंह चुनाव हार गए। और रणजीत सिंह की एक बड़ी खास बात जो मैंने जो नोट की, वो 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के सामने चुनाव लड़े। अपने सगे भाई ओम प्रकाश चौटाला के सामने भी लड़े, चौधरी भजनलाल के सामने भी लड़े, दोनों जगह हार गए। 32 साल लगातार चुनाव लड़ने के बाद 2019 में उनको छूट आई और वो रानिया से विधायक बने। और एक बार वो जब 87 में बने तब भी 2 बार 2 मुख्यमंत्रियों के कैबिनेट में रहे। जब 2019 में बने तो भी 2 मुख्यमंत्रियों के कैबिनेट में रहे। वो पहले मनोहर लाल खट्टर की में रहे, फिर नायब सिंह सैनी की में रहे। उसके बाद बीजेपी ने उनको मंत्री होते हुए और निर्दलीय विधायक होते हुए 10 मिनट पहले ज्वाइन करा के लोकसभा की टिकट दी। लोकसभा का चुनाव वो हार गए। रणजीत सिंह चौटाला रोडी से हारे, रणजीत सिंह चौटाला रानिया से हारे और इस बार फिर रानिया से हार गए। वो आदमपुर से हारे। हिसार पार्लियामेंट का 2 बार लड़ दिया उन्होंने। एक बार वो कांग्रेस की टिकट पे भी लड़ा था उन्होंने, तब भी वो हार गए थे।
तो ये टोटल रणजीत चौटाला का 2 ही चुनाव जीत पाए वो। हाँ, 2 चुनाव जीत पाए, एक बार राज्यसभा के रहे, टोटल 3 ही बार। रणजीत सिंह चौटाला के परिवार में उनके 2 बेटे, एक बेटा का उनका देहांत हो गया था, जो बड़े ब्रिलियंट थे, और उनके बारे में आज भी ये चर्चाएं हैं कि अगर वो आज जिंदा होते तो पता नहीं कहाँ होता इनका परिवार, वो अच्छे सक्रिय थे। दूसरे जो बेटे हैं गगनदीप चौटाला, वो जिला परिषद का चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन उनका फार्म ही नहीं भरा जा सका, वो जो है गड़बड़ रहेगी उसमें, क्योंकि उनका वोट शहर में था, तो वो उन्होंने और कोई चुनाव नहीं लड़ा। अब रणजीत चौटाला अपने जो पोते और पोती हैं उनको जो है राजनीति में सक्रिय किए हुए, सूर्य प्रकाश चौटाला और गायत्री विजयलक्ष्मी, तो वो जो है सक्रिय है। इसके बाद चौधरी देवीलाल का चौथा बेटा जगदीश चंद्र, इनके पूरे परिवार में इकलौता जगदीश चंद्र ऐसा था जो जिसने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, ना खुद ने लड़ा, ना इन 2 योजना को छोड़ के पहले उनके परिवार ने लड़ा। तो जगदीश चंद्र का काफी यंग एज में उनका अंत भी हो गया था। उसके बाद जगदीश चंद्र के 3 बेटे हैं, आदित्य, अभिषेक और अनिरुद्ध। उनमें आदित्य देवीलाल ने अपने राजनीति की जीवन की शुरुआत की जिला परिषद का चुनाव लड़के, और उन्होंने अभय चौटाला की धर्मपत्नी को चुनाव हरा करके वो पूरे प्रदेश में चमक गए एकदम से, अभय की बहू हरा दी। उसके बाद उन्होंने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा डबवाड़ी से, वो चुनाव हार गए। बीजेपी ने उनको चेयरमैन भी बनाया, जिला का प्रधान बनाया। इसके बाद इस चुनाव में बीजेपी ने उनकी टिकट काट दी, और फिर वो अपने परिवार में उन्होंने वापसी कर ली। वो इंडियन नेशनल लोकदल में आए और इनेलो के डबवाड़ी से विधायक बन गए। विधायक बन के आजकल वो इंडियन नेशनल लोकदल विधायक दल के भी नेता है। और एक वो समय भी था जब परिसीमन से पहले की बात है, तो उस समय चौटाला साहब ये चाह रहे थे कि उनको साल आवास एक विधानसभा आया करती झज्जर जिले में, क्योंकि इनका परिवार बाहर से लड़ने का बड़ा माहिर है, तो साल आवास से उन्होंने तैयारी भी कर रखी थी, लेकिन उनको नहीं लड़ा गया। कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं। ये चौधरी देवीलाल का पूरा परिवार आ गया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें चौधरी शाहबराम की, उनके परिवार में से जो उनके पोते जैसे प्रदीप चौटाला है, प्रदीप चौटाला ने भी चुनाव लड़ा, लेकिन वो नहीं जीत पाए। उनके एक पोते हैं कैप्टन अमरदीप, जो दिल्ली में योगानंद शास्त्री हैं, जो विधानसभा के स्पीकर हुआ करते, उनके ब्याह रखे हैं, उनकी लड़की ब्याह रखी। तो वो दोनों, मतलब वो कैप्टन अमरदीप भी और उसकी धर्मपत्नी दोनों टिकट मांग रहे थे, एक दिल्ली से मांग रहा था, एक डबवाड़ी से मांग रहा था, लेकिन नहीं बात बन पाई। इनके परिवार में कोई इनका दोता, कोई साड़ा, कोई फूफा, पता नहीं कितने रिश्तेदार हैं, वो कोई एमपी रहा, कोई एमएलए रहा, कोई मंत्री रहा, कोई चेयरमैन रहा, उनकी तो गिनती है नहीं। तो ये टोटल चौधरी देवीलाल के परिवार का है। चौधरी देवीलाल का परिवार जी। तो अगर चौधरी देवीलाल की बात करें तो उनके बाद अगला राजनीतिक बड़ा परिवार जिसकी आप चर्चा करना चाहें। जी देखो, वैसे तो ये जो तीनों लाल परिवार हैं, इनमें सबसे पहले मुख्यमंत्री तो बने चौधरी बंसीलाल जी, और अगर इन 5 परिवारों की बात करें तो सबसे पहले बने राव बीरेंद्र सिंह जी। लेकिन अगर हम सिलसिलेवार तरीके से सबका जिक्र करें तो फिर हम आ जाते हैं चौधरी बंसीलाल के परिवार पर, क्योंकि चौधरी बंसीलाल एक बहुत ही साधारण परिवार से आकर के और गोलागढ़ के उन टिब्बों में से और देश की राजनीति उन्होंने चलाई। और एक वो समय था कि श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद वो सबसे ताकतवर नेता थे देश में। चौधरी बंसीलाल की राजनीति, चूंकि वो एक एडवोकेट भी थे, वो सबसे पहले बने राज्यसभा के सदस्य 1960 में हरियाणा से। और उसके बाद हरियाणा प्रदेश जब अलग हुआ तो हरियाणा के वो तीसरे मुख्यमंत्री बने। पहले पंडित भगवत दयाल शर्मा, फिर राव बीरेंद्र सिंह और उसके बाद चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री जब वो बने। तो उस समय तो नेताओं ने उनको केवल इसलिए मुख्यमंत्री के लिए प्रपोज कर दिया था, जो बड़े बड़े नेता थे उस समय के प्रदेश के, कि भाई ये ठीक है, एक नया लड़का है, जैसे हम चाहेंगे वैसे चलेगा। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि इसमें दिमाग कितना तेज है। और उसके बाद बंसीलाल ने वो करके दिखाया जो कोई सोच नहीं सकता। और इसी कारण आज तक जितने भी नेता हुए, उनके समर्थक तो चाहे कोई किसी को कुछ भी कह ले, लेकिन वास्तव में जिसको हरियाणा निर्माता कहते हैं वो चौधरी बंसीलाल है। क्योंकि उस बंसीलाल ने गांव गांव में बिजली पहुंचाई, गांव गांव में सड़कें पहुंचाई, और उससे भी ऊपर उस टिब्बे के अंदर उन्होंने पानी पहुंचाया जहां जो कौवा होता ना, उसकी भी आंख निकल जाती बार। वहां जाकर के उन्होंने जो है पानी पहुंचाने का काम किया। आज वहां जो है गेहूं बिज रही, नहीं तो कभी बाजरा भी तब होता था जब राम बरस जाता, बारिश हो जाती थी, ये हालात थी। चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री रहे कई बार,
केंद्र में मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, और उनका बड़ा एक जो सख्त मिजाज का प्रशासक जिसको कहते हैं वो रहे। काम से काम, एक बहुत बहुत गंभीर बात उनकी क्या है, आजकल बहुत नेता ऐसे हैं जो नए नए नेता बनते हैं ना, वो क्या करते हैं, भाई नेता कैसे बना जाता है, वो गोडे नवाने शुरू कर देते हैं, ब्याह शादियां में जाना शुरू कर देते हैं। चौधरी बंसीलाल अपने जीवन में कभी उन्होंने इस तरह काम करे ही नहीं। को गिने चुने, को बिल्कुल रेयर केस हो तो अलग बात है, नहीं तो वो ना तो ज्यादा गोडा नवान किसी के जा करते, ना ब्याह शादी हम जा करते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ काम में विश्वास करते और काम करते थे। चौधरी बंसीलाल विधायक रहे तोशाम से। एक वो समय भी था कि उनको चंद्रावती ने लोकसभा के चुनाव में हरा दिया, और उसके बाद एक दौर वो भी आया चौधरी बंसीलाल के सामने जब उन्होंने अपनी संभावित हार को देखते हुए अपना खुद का हल्का छोड़ना पड़ गया था। तो शाम से 2000 का चुनाव था, उससे पहले की मैं एक बात और बता दूं कि वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में मुख्यमंत्री बना, कांग्रेस ने उनको रक्षा मंत्री बना, रेल मंत्री बना, सब कुछ दिया। उसके बाद एक ऐसी स्थिति आई कि उनको अपना हरियाणा विकास मंच बनाना पड़ा। फिर उन्होंने 1991 का चुनाव हरियाणा विकास पार्टी के बैनर तले लड़ा। 1996 में उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी अवीपा लड़का लड़की का उसका चुनाव चिन्ह था, उससे फिर चुनाव लड़ा, और बीजेपी के समझौते के साथ उन्होंने प्रदेश में सरकार बनाई। शराबबंदी के नाम पर वो सरकार आई और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद जब वो सरकार गिरी, शराबबंदी उन्होंने बंद करनी पड़ी, उस दिन वो खूब रोए। और अपने राजनीतिक जीवन में ये कहा जाता है कि, और ये सच्चाई भी है, चौधरी बंसीलाल अपने पूरे राजनीतिक जीवन में 3 बार रोए। एक बार वो उस दिन रोए जब शराबबंदी तोड़नी पड़ी खुद की सरकार की उन्होंने, उस दिन वो खूब रोए। दूसरी बार वो तब रोए जब उनका सगा बड़ा बेटा, जो किसी समय वो एडवोकेट भी हैं, रणबीर सिंह महिंद्रा, किसी समय अपने पिता के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा लगा करके चलते थे, लेकिन एक वो दौर आ कि दोनों बाप बेटा अलग अलग हो गए। और फिर मुंडाल विधानसभा होता था भिवानी जिले में, जो अब तोड़ दिया गया है। धनाना गांव है एक बहुत बड़ा, उस धनाना गांव में जनसभा थी, और वहां मंच पर रणबीर सिंह महिंद्रा और चौधरी बंसीलाल जब मिले पिता पुत्र वर्षों बाद, तो दोनों बाप बेटे खूब रोए। और उसी रोने का एक परिणाम था कि चौधरी बंसीलाल ने उस जनसभा में ये कहा कि भाई मेरा बेटा है, इसको जिताओ। और लोगों ने पहली बार रणबीर महिंद्रा चुनाव जीता नहीं, वो कभी नहीं जीता था। तीसरी बार वो तब रोए जब एक पिता के सामने उनका जवान बेटे का की अर्थी उठी। जब चौधरी सुरेंद्र सिंह का देहांत हुआ एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, ओम प्रकाश जिंदल और चौधरी सुरेंद्र सिंह 2 हरियाणा सरकार के बड़े कद्दावर मंत्री थे, और 31 मार्च अभी वो गया ही है वो दिन, ठीक है, 31 मार्च को तब वो रोए। चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी बनाई, सरकार बन गई। उसके बाद वो सरकार टूट भी गई, उनकी पूरे 5 साल नहीं चल पाई। फिर 2000 का चुनाव आता है, और 2000 के चुनाव में उनको तोशाम छोड़ करके भिवानी की शहरी सीट पर जाना पड़ा। हालांकि भिवानी के लोगों ने फिर उनकी इज्जत भी बचाई, वो चुनाव जीते। और फिर ऐसी हालात बनी, उसमें सिर्फ 2 ही विधायक बने थे। एक तो हमारे हल्के बवानी खेड़ा से बना था रामकिशन फौजी, और एक बना था चौधरी बंसीलाल। जबकि बंसीलाल का बेटा चौधरी सुरेंद्र सिंह चुनाव हार गया था तोशाम से, बंसीलाल का दामाद चुनाव हार गया था, सब हार गए थे जितने बड़े बड़े चौधरी थे। फिर वो अवीपा को उन्होंने कांग्रेस में मर्ज कर दिया। चौधरी बंसीलाल के 2 बेटे, रणबीर सिंह महिंद्रा, जिसको वैसे तो महेंद्र नाम है उनका, लेकिन रणबीर सिंह महिंद्रा कहते हैं। रणबीर सिंह महिंद्रा भी एडवोकेट हैं और बड़े सीनियर वकीलों में रहे हैं। उन्होंने कई चुनाव लड़े, लोकसभा का भी लड़ा, दोनों भाई आमने सामने भी लड़ा था एक चुनाव। जो ये कहते हैं ना चौटाला वाले आमने सामने लड़ते हैं, यहाँ चौधरी बंसीलाल के बेटों ने भी आमने सामने लड़ा था, जिसका बहुत कम लोगों को ध्यान रहता है। तो रणबीर महिंद्रा और सुरेंद्र सिंह ने भी लड़ा था। रणबीर महिंद्रा चुनाव हार गया था, कांग्रेस की टिकट थी उनके पास। वो अपने जीवन काल में केवल एक चुनाव जीते, मुंडाल से। मुंडाल से वो हारे, भिवानी लोकसभा से हारे, बारडा से उनकी हार की हैट्रिक बनी, 3 बार हारे। बिल्कुल। रणबीर सिंह महिंद्रा बीसीसीआई, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, जिसका बहुत बड़ा पूरी दुनिया में नाम है, उसके अध्यक्ष रहे। और हरियाणा प्रदेश से बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने वाले पहले आदमी। तो इस तरह से रणबीर महिंद्रा पर आगे हम चलते हैं। रणबीर महिंद्रा का एक बेटा अनिरुद्ध चौधरी पहले बारडा से चुनाव की तैयारी में था, क्योंकि रणबीर महिंद्रा बुजुर्ग हो चुके हैं, स्वास्थ्य भी अब उनका इतना अलाउ नहीं करता। तो अब अनिरुद्ध चौधरी ने तोशाम से अपनी चचेरी बहन की टक्कर में चुनाव लड़ा कांग्रेस की टिकट पर, वो चुनाव हार गए। अनिरुद्ध चौधरी भी अपने पिता रणबीर महिंद्रा की तरह ही बीसीसीआई में सक्रिय रहे,
और वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बड़े पदों पर रहे जी। ये अनिरुद्ध का कैरियर है। दूसरी तरफ बंसीलाल का दूसरा बेटा चौधरी सुरेंद्र सिंह, जिसको प्यार से लोग टाली कहते थे, और टाली इसलिए कहते थे कि उनकी आवाज जो मंदिर में टाली जो खनखनाती है ना, उसकी तरह खनखनाती आवाज खनक चौधरी सुरेंद्र सिंह की। उसकी आवाज में ऐसी खनक थी कि जब लोग सुनते थे ना तो वो अपने आप जो है हुजूम उमड़ पड़ता था। सुरेंद्र सिंह चुनाव जीते भी हारे भी, एमएलए का भी हारे, एमपी का भी हारे, वो राज्यसभा में भी रहे। सुरेंद्र सिंह युवा कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर रहे, और संजय गांधी का, राजीव गांधी तो बाद में आए थे, संजय गांधी का जब देहांत हो गया था, संजय गांधी के साथ उनके बड़े अच्छे मित्रता थी। और वो जैसे इंदिरा गांधी के बाद बंसीलाल, संजय गांधी के बाद सुरेंद्र सिंह, तो इतना बड़ा नाम था। सुरेंद्र सिंह युवा कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहे, फिर वो तोशाम से विधायक बने। तोशाम से विधायक बनने के बाद वो सांसद भी बने, भिवानी लोकसभा से चुनाव हारे भी वो जी। और सुरेंद्र सिंह एमएलए का भी तोशाम से धर्मवीर सिंह के मुकाबले चुनाव हार गए थे। उसके बाद मंत्री भी बने वो। 2005 में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो वो तोशाम से विधायक बने और कुछ एक दिन मंत्री रहे, उसके बाद उनका देहांत हो गया। रणबीर सिंह महिंद्रा के परिवार में कोई महिला राजनीति में नहीं आई। सुरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी किरण चौधरी जी, जो एक फौजी की बेटी हैं, फौजी अफसर की, उन्होंने दिल्ली में अपनी राजनीति शुरू की। दिल्ली से वो पहला चुनाव लड़े, हार गई। उसके बाद उन्होंने दूसरा चुनाव लड़ा, वो जीती और दिल्ली में विधानसभा की डिप्टी स्पीकर बनी, बड़ा नाम हो गया था उनका। उसके बाद सुरेंद्र सिंह के जीते जी उनको 2004 में हरियाणा प्रदेश में पहली एंट्री तब मिली जब वो कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा की कैंडिडेट बनी, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। उसमें भी एक विधायक पर बड़ी उंगलियां उठी कि इस विधायक ने 2004 का था शायद वो, 2004 का, जब अजय सिंह चौटाला वो गए थे तो उस समय ये चर्चाएं थी कि एक विधायक ने क्रॉस वोट कर दिया जो इनका बड़ा खास था। किरण चौधरी उसके बाद हरियाणा में सक्रिय नहीं हुई, लेकिन जो ही चौधरी सुरेंद्र सिंह का देहांत हुआ तो ऐसी परिस्थितियां बनी, उनको तोशाम में आना पड़ा। उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में वो हरियाणा प्रदेश में निर्विरोध चुनी जाती जी। लेकिन एक मंगल सिंह खरेटा हैं जिनका भी देहांत हो गया, किसान नेता थे, बड़े उस पे ऊंट गाड़ी पर चलते थे, मेरे अच्छे मित्र भी थे वो। मंगल सिंह खरेटा ने उनकी टक्कर में निर्दलीय फार्म भर दिया और उसके बाद किरण चौधरी के, चौधरी सुरेंद्र सिंह के समर्थक उनको ढूंढते रहे, भाई क्यों करे फार्म कटवा ले और निर्विरोध चुनी जाए। लेकिन वो भी बड़ा जो है एक अड़ियल किस्म के आदमी थे वो, उन्होंने फार्म नहीं निकलवाया और वहां चुनाव हुआ और किरण चौधरी उसके बाद जीती, फिर वो मंत्री बनी। फिर वो जितने चुनाव उन्होंने उसने हरियाणा की, ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड है कि चौधरी बंसीलाल चुनाव आ रही, चौधरी सुरेंद्र सिंह चुनाव आ रही, श्रुति चौधरी आ रही, रणबीर महिंद्रा आ रही और अनिरुद्ध चौधरी आ रहे, यानी बंसीलाल परिवार में सारे आ रहे, केवल किरण चौधरी ने जितने भी लड़े वो जीते। किरण आज तक जितने चुनाव विधानसभा के लड़े उसने वो सारे जीते तो शाम से। राज्यसभा का हार गई वो एक अलग बात है। उसके बाद अब फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो कांग्रेस उनको नहीं दे पाई थी वो राज्यसभा में गई, फिलहाल वो एमपी है। बिल्कुल। चौधरी सुरेंद्र सिंह की एक लड़की है श्रुति चौधरी, वो सुरेंद्र सिंह के निधन के बाद चौधरी बंसीलाल ने जिस पगड़ी का हम पहले जिक्र कर रहे थे वो पगड़ी वहां श्रुति चौधरी के सिर पर रखी गई थी। और श्रुति चौधरी 2009 में उसने एमपी का चुनाव लड़ा, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा बन गई थी, वहां से उसने अजय सिंह चौटाला को हराया, वो चुनाव जीती। उसके बाद वो एमपी में कभी नहीं जीत पाई, 2 चुनाव और लड़े उसने, दोनों बार धर्मवीर सिंह ने उसको हरा दिया। उसके बाद इस बार उसकी टिकट काट दी। ये भी एक बहुत रोचक मैं वाक्य बताऊं, सन 1991 को अगर छोड़ देना, 1991 में चौधरी बंसीलाल ने अपने खासम खास चौधरी जंगबीर सिंह है खरकड़ी के बंगाल, उनको चुनाव लड़ा। वरना तो जब से भिवानी की सीट बनी और एक इस चुनाव को छोड़ दो 2024 को, हर बार चौधरी बंसीलाल के परिवार से किसी ना किसी ने चुनाव लड़ा। पहले चौधरी बंसीलाल ने लड़ा, फिर सुरेंद्र सिंह ने लड़ा, फिर श्रुति ने लड़ा। इस चुनाव में उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, फिर माँ बेटी दोनों बीजेपी ज्वाइन कर गई। अब वो तोशाम से विधायक है, पहली बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और नायब सैनी की सरकार में मंत्री। ये है सुरेंद्र सिंह के परिवार का। इसी तरह से चौधरी बंसीलाल के दामाद हैं चौधरी सोमवीर सिंह, वो गागड़वास गांव के हैं। और यूं जैसे चौटाला वालों में या कोई भी परिवार हो, वो अपने नजदीकी रिश्तेदारों को भी चुनाव लड़ाना शुरू कर देता है, क्योंकि इनका काम ही राजनीति करना है। तो सोमवीर सिंह गागड़वास गांव के हैं, चौरान हैं, 2 चुनाव उन्होंने जीते
लोहारू से, और उसके बाद वो कई चुनाव लगातार हारे, 3 चुनाव तो वो लगातार लोहारू से ही हारे। इस बार कांग्रेस ने उनको लोहारू के बजाय बारडा से दे दी और वो बारडा भी हारे। बिल्कुल ठीक है, चौसर कर दी उनके लोगों ने। तो ये चौधरी बंसीलाल के परिवार का रिकॉर्ड है। सोमवीर सिंह कभी जो है मंत्री वगैरह नहीं बन पाए जी। कुल मिलाकर के ये क्या कहा जा सकता है, इसमें एक चीज और आप करेक्ट कर सकते हैं जी, कि जो चौधरी धर्मवीर सिंह है सांसद, शायद किरण चौधरी को छोड़ के बाकी सभी बंसीलाल परिवार के सदस्यों को हरा चुके। वो मैं बता देता हूं उसमें भी। चौधरी धर्मवीर सिंह हरियाणा ही नहीं, संभवतः देश के ऐसे इकलौते नेता होंगे शायद जिन्होंने 3 पीढ़ियों को चुनाव हरा रखे। पहले उन्होंने 1987 में चौधरी बंसीलाल को हरा, हालांकि बाद में जब कोर्ट में चला गया वो मामला, उसके बाद बदल गया, लेकिन वो विधायक रहे, मंत्री रहे। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड तो चौधरी धर्मवीर सिंह है। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने 2000 में चौधरी सुरेंद्र सिंह को हराया, फिर उन्होंने श्रुति चौधरी को हराया 2014 में और 2019 में। यानी इनके परिवार में, हालांकि अनिरुद्ध ने कभी उनके टक्कर में चुनाव नहीं लड़ाया, और 3 पीढ़ियों को धर्मवीर सिंह ने हराया। ये एक अनोखा रिकॉर्ड उनके नाम है जो हर नेता अपने नाम करना चाहेगा जी। बिल्कुल। अच्छा, ये बात थी बंसीलाल परिवार जी की। उसके बाद हम भजनलाल परिवार की बात करें, क्योंकि उनको हरियाणा की राजनीति की PhD भी कहा जाता था जी। तो भजनलाल ने जिस तरीके से गैर जाट की राजनीति की शुरुआत की, है ना, और भजनलाल का तो ये भी कहना था भी कांग्रेस बहुत बड़ा समुद्र है। थोड़ी ये बात शायद तब कही थी जब कहीं न कहीं जब हवीपा का विलय हो गया था, तो उस वक्त उन्होंने कही थी। हालांकि उसका एक उदाहरण ये भी था कि चौधरी देवीलाल भी किस समय कांग्रेस में रहे थे, लेकिन जब वो कांग्रेस में छोड़ के गए उसके बाद वो कभी नहीं आए, उनका परिवार आया रणजीत सिंह को छोड़ के। लेकिन अगर भजनलाल परिवार की बात करें तो उनकी राजनीति आप कैसे देखते हैं? देखो, चौधरी भजनलाल एक बिल्कुल सामान्य परिवार से ही थे, और वो फिर पाकिस्तान से आकर के फतेहाबाद के पास जो MP रोही, जिसको या मोहम्मदपुर रोही बोलते हैं, वहां करके वो बस गए। फिर उन्होंने आदमपुर में अपना व्यापार शुरू कर दिया, और आदमपुर के इतिहास में जो पहला चुनाव हुआ 1967 में, वहां से तो डाबड़ा गांव के हैं वो चुनाव जीते। उसके बाद जितने चुनाव हुए इस 2024 को छोड़ दो, तो चौधरी भजनलाल का परिवार लगातार जीता। पहले चौधरी भजनलाल जीते, 1987 में श्रीमती जसमा देवी भी जीती। उसके बाद इसी सीट से कुलदीप बिश्नोई ने बाई इलेक्शन लड़ा, वो जीते। फिर यहाँ से रेणुका बिश्नोई जीती, कुलदीप बिश्नोई जीता, भव्य बिश्नोई जीता। यानी एक परिवार के चौधरी भजनलाल, जसमा देवी, कुलदीप बिश्नोई, रेणुका, भव्य बिश्नोई, 5 सदस्य यहाँ से चुनाव जीते। और पूरे परिवार में भव्य बिश्नोई पहले वो बन गए जो इस सीट पर हार गए। चौधरी भजनलाल चूंकि एक कारोबारी आदमी थे, तो व्यापारी किस्म के भी आदमी थे। उन्होंने हरियाणा प्रदेश में राजनीति के मायने बदलने का काम किया, और बहुत सी ऐसी कहावतें उनके लिए प्रचलित हैं जो उन्होंने उस दौर में जो कही, वो बात भी ठीक थी उनकी। भजनलाल जी विधायक रहे जी, मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद उन्होंने सरकारें तोड़ने में वो बड़े माहिर थे। चौधरी देवीलाल की सरकार तोड़ी, फिर मुख्यमंत्री वो बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो केंद्र में मंत्री बने, पर्यावरण मंत्री बने वो केंद्र में, और बड़े बड़े महकमे थे उनके पास। और एक वो दौर था 1991 से 1996 का, जब PV नरसिम्हा राव की सरकार को चलाने का काम उन्होंने किया। बड़ा उनका अहम रोल था। चौधरी भजनलाल गांधी नेहरू परिवार के भी बड़े नजदीकियों में थे, और उन्होंने वो एक ऐसे शख्स भी हैं, या तो चौधरी देवीलाल का परिवार ऐसा है जो अलग अलग हलकों में जाकर के कहीं भी लड़ा जी। बंसीलाल के परिवार ने हिम्मत नहीं की कभी, वो भिवानी से बाहर गए नहीं। लेकिन भजनलाल ऐसे नेता थे जिन्होंने यहाँ से हरियाणा का आखिरी छोर फरीदाबाद से जाकर के चुनाव लड़ा, वो चुनाव जीत गए। करनाल से जाकर के चुनाव लड़ा, वो चुनाव जीत गए। हिसार से चुनाव लड़ा, वो जीत गए। और कुलदीप बिश्नोई भिवानी से सांसद बने। इनके परिवार ने 4 अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ा, और 4 जगह से ये MP बने। हिसार से तो पिता पुत्र दोनों भी बने जी। ये अलग बात है कि पोता भी क्या पता बन जाता, लेकिन वो हार गया पूरी तरह से। ये भी फैक्ट हो सकता है कि इन तीनों ही सदस्यों को इनके परिवार की रिटायर्ड अधिकारी ने हराया, वो भी मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद क्या हुआ, चौधरी भजनलाल अपने पूरे राजनीतिक जीवन में जितने उन्होंने चुनाव लड़े, ये भी एक रिकॉर्ड है जी। वो एक बार चुनाव हारे करनाल से, और जिसने उनको हराया वो कभी यहाँ SDM होते थे, और उनको जीत का सर्टिफिकेट दिया था ID स्वामी ने। ID स्वामी बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में गृह राज्य मंत्री पे बने। हरियाणा से वो इकलौते मंत्री थे।
और आईडी स्वामी ने इनको करनाल से हरा दिया। इसी तरह से जो अधिकारियों की बात है, ब्रिजेंद्र सिंह जो आईएएस हैं, आईएएस रहे हैं, उन्होंने भव्य बिश्नोई को चुनाव हरा दिया। अब चंद्र प्रकाश ने भव्य बिश्नोई को चुनाव हरा दिया। तो ये भी एक रिकॉर्ड है कि जब भी भजनलाल का परिवार हारा है तो आईएएस अधिकारियों ने इनको हराया है। चौधरी भजनलाल की अगर बात करें, कांग्रेस में रहे लंबे समय तक, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए 2005 में 67 सीटें लाने में वो कामयाब रहे। और उसके बाद चूंकि इन पार्टियों में जो राष्ट्रीय पार्टियां, इनमें आला कमान तय करता है और श्रीमती सोनिया गांधी और आला कमान ने जो है भजनलाल की बजाय हुड्डा साहब को बना दिया। तो चौधरी भजनलाल ने अपने छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई के साथ पार्टी से बगावत कर दी। हालांकि उनका बड़ा बेटा पार्टी में रहा, उप मुख्यमंत्री बना। चौधरी भजनलाल के परिवार में अगर हम सिलसिलेवार तरीके से देखें तो भजनलाल जी का हमने बता दिया, उनके दो बेटे, बड़ा बेटा चंद्रमोहन और छोटा बेटा कुलदीप। चंद्रमोहन बिश्नोई 1993 में पंचकुला में उपचुनाव हुआ था और पंचकुला में तो कोई बिश्नोई बाहुल्य भी कुछ भी नहीं है। लेकिन चूंकि भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे और हर नेता ये चाहता है कि मेरा बेटा कामयाब हो, नेता नहीं कोई भी आदमी हो, हर आदमी ये चाहता है मेरा बेटा कामयाब हो। तो उन्होंने पंचकुला की उस सीट से अपने बेटे चंद्रमोहन को चुनाव में मैदान उतारा। चंद्रमोहन बाई इलेक्शन जीते, फिर वो 96 में वहां से जीते, फिर 2000 में जीते, फिर 2005 में जीते। 4 लगातार चुनाव जीत के वो प्रदेश के डिप्टी सीएम बने। बाप बेटा फिर अलग अलग हो गए। और उस 5 में डिप्टी सीएम बनने के बाद एक फिजा का ऐसा मामला हुआ जो पूरे देश में चर्चित हुआ। उनकी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी गई और उनकी राजनीति भी खत्म हो। उसके बाद अब 2005 सिर्फ 2024 में जाकर के उनकी लॉटरी खुली है, अब वो चुनाव जीते हैं। बीच में तो उनकी टिकट भी कट गई थी, ये हालात थी। दूसरे बेटे कुलदीप बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई का राजनीतिक कैरियर शुरू होता है आदमपुर से। आदमपुर उपचुनाव लड़ा उन्होंने, वो आदमपुर में उपचुनाव जीते। उस उपचुनाव के बाद उन्होंने भिवानी लोकसभा से चुनाव लड़ा और उन्होंने 2 मुख्यमंत्री रह चुके नेता, जिनमें एक सिटिंग और एक पूर्व, चौधरी सुरेंद्र सिंह और अजय सिंह चौटाला, दोनों को चुनाव हराया। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई एमपी भी बने हिसार से, भिवानी से बने पहले, फिर हिसार से बने। आदमपुर से विधायक बने कई बार। लेकिन एक बड़ा खास बात ये है जिस पर बहुत कम लोगों की निगाह होगी, वो ये है कि कुलदीप बिश्नोई अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में कभी मंत्री नहीं बन पाए। एमपी वो बने, एमएलए बने, लेकिन मंत्री नहीं बन पाए। चौधरी भजनलाल की जो धर्मपत्नी है जसमा देवी, वो भी एक बार उन्होंने उपचुनाव लड़ा, एक बार मेन चुनाव लड़ा 1987 में, जब चौधरी भजनलाल राज्यसभा के एमपी थे। तब वो जो है आदमपुर से विधायक बनी। कुलदीप बिश्नोई की धर्मपत्नी रेणुका बिश्नोई आंसी से विधायक बनी, आदमपुर से विधायक बनी, वो भी 2 बार विधायक रही हैं। तो उसके बाद कुलदीप बिश्नोई के बेटे, 2 बेटे हैं उसके, एक बेटी भी है। उनका बड़ा बेटा भव्य बिश्नोई, वो पहले लोकसभा का चुनाव आ रहा है हिसार से, आदमपुर से बाई इलेक्शन हुआ, एमएलए बन गया। इस बार पहली बार वो आदमपुर का किला भी ढह गया। कुलदीप बिश्नोई का दूसरा बेटा क्रिकेट खेलता है और जो चंद्रमोहन बिश्नोई का बेटा है वो भी देर सवेर किसी ना किसी दिन सक्रिय राजनीति में आएगा, वो भी तैयारियों में। चौधरी भजनलाल का एक भतीजा है दूडाराम। दूडाराम, जैसा मैंने पहले बताया कि ये अपने भतीजों को और इनको रिश्तेदारों को राजनीति में ले आते हैं। तो दूडाराम ने फतेहाबाद से चुनाव लड़ा 2005 में और चौधरी भजनलाल ने उनको टिकट दिलाई थी। लेकिन देखो राजनीति कैसी चीज है, जिस चौधरी भजनलाल ने उनको टिकट दिलाई, जिस चौधरी भजनलाल के नाम पर वो जीते, और उसके बाद हालात ये बनी जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना तो उनका सगा बेटा चंद्रमोहन और उनका सगा भतीजा दूडाराम दोनों छोड़ करके चले गए, दोनों हुड्डा साहब के पास चले गए। बिल्कुल। तो दूडाराम विधायक बना 2005 में, उसके बाद पिछली योजना में वो फिर बना, इस बार वो चुनाव हार गया। फिलहाल दूडाराम भारतीय जनता पार्टी में है। ये है चौधरी भजनलाल का पूरा जो आज तक का उनका पूरा राजनीतिक कैरियर, 4 अलग अलग लोकसभाओं से लड़ना। और चौधरी भजनलाल ने जो आपने कही कि गैर जाट की राजनीति, वैसे तो क्या है कि अगर देखें तो जो बिश्नोई है वो भी किसी समय तो जाट ही थे, ठीक है। जाट के बाद जो बिश्नोई यानी जो 29 जो नियम जो मान रहे हैं उनको बिश्नोई मान लिया। हिसार में जो जाट धर्मशाला की जगह है
वो चौधरी भजनलाल ने दी थी जी। और जाट कॉलेज में कार्यक्रम में चौधरी भजनलाल जी बाकायदा अपनी फर्द लेकर के भी आए थे। पहले फर्दों में जो जातियां लिखी जाती थी जी। भाई जो है मैं जाट हूं, लेकिन जब जाटों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, और क्यों नहीं किया उसका कारण भी ये था कि उस समय उनके मुकाबले, अगर आज कोई हालात होती तो एक अलग बात थी जी। उस समय उनके मुकाबले चौधरी देवीलाल और चौधरी बंसीलाल बड़े नेता थे जाटों के, तो कहीं ना कहीं उनको एक्सेप्ट कर लिया और चौधरी भजनलाल को नहीं किया। तो चूंकि वो राजनीति में बड़ी जीरो से उन्होंने शुरू की थी, तो वो समझ गए जब जाट आपको नहीं एक्सेप्ट कर रहे तो फिर उन्होंने गैर जाट की राजनीति शुरू की, जो कहीं ना कहीं राजनीतिक आदमी, हर आदमी अपने फायदे के लिए करता है, और उसका परिणाम ये रहा कि वर्षों तक वो हरियाणा में एक छत्र नेता रहे। जी जी। तो ये थे बड़े तीन लाल परिवार। जी। अगर उनके बाद बात करें, जैसे राव वीरेंद्र का जिक्र किया कि उनका परिवार ही बहुत बड़ा, और अहिरवाल क्षेत्र की बात करें जी, तो बहुत लंबी, यानी कि काफी एरिया में काफी विधानसभा सीटों में लोकसभा उनका प्रभाव रहता है। जी। तो राव वीरेंद्र के परिवार को आप कैसे देखते हैं? देखो, अगर राव वीरेंद्र के परिवार की बात करें, जिस तरह से चौधरी देवीलाल के परिवार का राजस्थान की राजनीति में दखल रहा, उसी तरह से राव वीरेंद्र सिंह के परिवार का भी हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के एक बड़े एरिया में अच्छा खासा दखल हमेशा से रहा है। जी। राव वीरेंद्र सिंह जो है राव तुलाराम, जो एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, तो उन्हीं के परिवार से आते हैं। राव वीरेंद्र सिंह उनकी राजनीतिक जो विरासत है उसको संभाले हुए उस परिवार की। राव वीरेंद्र सिंह दूसरे मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, और अहिरवाल के बड़े नेताओं में रहे। जब वो मुख्यमंत्री बने उस समय एक नारा बड़ा प्रचलित हुआ कि राव आया भाव आया, और जब जैसे वो गए वे राव गया भाव गया। उन्होंने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई। विशाल हरियाणा पार्टी बना करके उन्होंने चुनाव भी लड़े। बाद में वो फिर कांग्रेस में आ गए। जैसा एक प्री पार्टी है हरियाणा प्रदेश में कि जो भी कांग्रेस को छोड़ रहा है वो कभी ना कभी फिर वापस कांग्रेस में आ जाता है। ये इतर बात है कि चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ये नहीं गए कभी। बाकी तो चाहे वो चौधरी भजनलाल का परिवार वो फिर आ गया, चौधरी बंसीलाल का परिवार है वो फिर आ गया, राव वीरेंद्र सिंह का परिवार भी फिर आ गया। राव वीरेंद्र सिंह सांसद रहे कई बार महेंद्रगढ़ लोकसभा से, हालांकि वो चुनाव हारे भी, विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, और एक जमाना वो भी था कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी उनको मनाने के लिए रामपुरा हाउस बहुत विख्यात, बहुत प्रसिद्ध जगह है, वहां जो है उनको आना पड़ा। राव वीरेंद्र सिंह की जो बहन है वो भी उन्होंने चुनाव लड़े, विधायक रही। राव वीरेंद्र सिंह के 3 बेटे, राव इंद्रजीत, राव अजीत सिंह और राव यादवेंद्र सिंह, तीनों राजनीति करते हैं। राव इंद्रजीत सिंह जाटूसाना विधानसभा क्षेत्र होता था जिसको अब तोड़ दिया गया प्रीसिमन के बाद, वहां से कई बार विधायक बने, हारे भी वो, मंत्री भी रहे सरकार में। उसके बाद भिवानी महेंद्रगढ़ जो अब सीट है, पहले ये 2 अलग अलग थी, भिवानी अलग और महेंद्रगढ़ अलग। तो महेंद्रगढ़ से वो सांसद बने, वो चुनाव हारे भी। मैं अगर उनका सिलसिलेवार तरीके से बताऊं, जाटूसाना से वो कई बार विधायक रहे। उसके बाद राव नरबीर सिंह जो अभी सरकार में मंत्री हैं, उसने उनको हराया, जगदीश यादव ने उनको हराया, और तब से रामपुरा हाउस के एंटी जो राजनीति, वहां 2 पार्ट हैं इरवाड़ में, एक रामपुरा हाउस जो राव इंद्रजीत और उनके भाई रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा उनके एंटी जो राजनीति करते हैं, जिसमें चाहे राव नरबीर हो, जगदीश यादव, अब राव दान सिंह यादव आगे, कैप्टन अजय सिंह यादव आगे, राव नरेंद्र आगे, ये सारे आगे, अब राव अभय सिंह भी आगे एक तरह से। तो वहां राव इंद्रजीत सिंह ने संसद में 1998 में चुनाव लड़ा, महेंद्रगढ़ से चुनाव जीते कांग्रेस में। 1999 में उनको डॉक्टर सुधा यादव ने हरा दिया जब अटल बिहारी वाजपेयी की आंधी थी महेंद्रगढ़ से। फिर 2004 में उन्होंने फिर लड़ा महेंद्रगढ़ से और वो एमपी बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में वो फिर मंत्री बने। उसके बाद परिसीमन हो गया और वो गुड़गांव लोकसभा फिर बन गई। गुड़गांव में आज तक का भी एक ये रिकॉर्ड है कि 4 चुनाव हुए हैं नए परिसीमन के बाद, 2009, 2014, 2019 और 2024। चारों बार राव इंद्रजीत जीते हैं, को कितना बड़ा फन्ने खा गया। और 4 में से उन्होंने 9 का चुनाव तो कांग्रेस से लड़ा, फिर वो जो है बीजेपी से लड़े। लगातार 5 चुनाव उन्होंने जीते हैं। राव इंद्रजीत सिंह पहले मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रहे, उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह अब मोदी की सरकार में लगातार मंत्री चल रहे हैं।
बड़े खिलाड़ी भी रहे हैं अपने समय के। और अहिरवाड़ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको एक भगवान के रूप में मानते हैं, उनको पूजते हैं एक तरह से। राव इंद्रजीत सिंह के लड़का है नहीं, उनकी जो बेटी है आरती राव, वो भी एक बड़ी खिलाड़ी रही हैं और भारतीय जनता पार्टी में वर्षों तक वो प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य रही जी। आरती राव वर्तमान में उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला चुनाव लड़ा अटेली से और अटेली से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर वो विधायक बनी और फिलहाल नायब सैनी की सरकार में वो मंत्री। ये हो गया राव इंद्रजीत सिंह का। राव इंद्रजीत के बाद दूसरे जो उनके भाई हैं राव वीरेंद्र सिंह के बेटे राव अजीत सिंह। राव अजीत सिंह ने बहुत चुनाव लड़े अपनी जिंदगी में, लेकिन वो कभी नहीं जीत पाए। वो कई पार्टियों में रहे, निर्दलीय बहुत उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन कभी बात नहीं बढ़ पाई जी। राव अजीत सिंह के बेटे राव अर्जुन सिंह, जिनका अब देहांत भी हो गया है जी। राव अर्जुन सिंह ने भी अटेली से चुनाव लड़ा कांग्रेस की टिकट पर, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाए। अजीत सिंह के परिवार से एमएलए एमपी कोई नहीं बन पाया। तीसरे जो भाई हैं इंद्रजीत के, वो है राव यादवेंद्र सिंह। वो कोसली से विधायक बने और कोसली से विधायक वो राव इंद्रजीत सिंह की मेहरबानी से बने। जब राव इंद्रजीत और उनका आपस में अलगाव हुआ दोनों भाइयों का, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी में चले गए और यादवेंद्र सिंह कांग्रेस में रह गए। देखो भाई भाई की भी राजनीति में कैसे खटास आ जाती है। उसके बाद राव इंद्रजीत ने अपने सगे भाई को चुनाव हरवा दिया, बीजेपी का कैंडिडेट जीता राव विक्रम सिंह ठेकेदार, विक्रम सिंह यादव, विक्रम ठेकेदार जो बाद में मंत्री भी बने। ये अलग बात है कि इस बार भी वो जिला परिषद के चुनाव भी हार गई, ठीक है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि यहाँ राव वीरेंद्र सिंह की जो राजनीतिक विरासत है, जैसे राव तुलाराम की राजनीतिक विरासत वीरेंद्र सिंह के पास आ गई, वीरेंद्र की विरासत अब इंद्रजीत के पास है। वो जिसको चाहता उसको हरवा देता है, जिसको चाहता उसको जिता देता है। अजीत सिंह की नहीं बनी इंद्रजीत सिंह के साथ, तो वो कभी नहीं जीत पाया। यादवेंद्र की भी जब भी बिगड़ी, वो भी साफ हो गया मामला, ठीक है। राव इंद्रजीत सिंह की एक बड़ी खास बात ये है, पूरे अहिरवाड़ वो बड़े इफेक्टिव नेता हैं और वो जिसको चाहते हैं उसको ना केवल हरवा देते हैं, उसकी टिकट भी कटवा देते हैं। जैसे उन्होंने राव नरबीर की कटवा दी पिछली बार, नहीं लेने दी। उन्होंने संतोष यादव जो एक तरफा जीती थी चुनाव, उनकी टिकट कटवा दी, डिप्टी स्पीकर रही, नहीं लेने दी। इस बार यहां तक भी चर्चाएं हैं कि प्रयास किए उन्होंने कि अभय सिंह यादव की टिकट कट जाए, लेकिन चूंकि वो मंत्री थे, 2 बार के लगातार विधायक थे, नहीं कटी तो हार गए। उसमें भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह के साथ जो उसके पंगे चल रहे थे शुरू से ही, वो आपसी बयानबाजियां चल रही थी, तो वो ले बैठी उनको। तो इंद्रजीत का ना केवल हरियाणा प्रदेश, बल्कि जो राजस्थान का हरियाणा के साथ लगता जो अहिरवाड़ का इलाका है, उसमें भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है। और ये एक अलग बात है, चौधरी देवीलाल का परिवार हो बड़ा मास लीडर, जमीन पर मेहनत की। चौधरी बंसीलाल के परिवार ने खूब मेहनत की, चौधरी भजनलाल के परिवार ने खूब मेहनत की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार ने खूब मेहनत की। लेकिन इंद्रजीत सिंह को मैं जो जान रहा हूँ, वो ना तो ज्यादा से लोगों में रहते, ना ज्यादा गांव में कहीं जाते, ठीक है। लोग वो क्या करते हैं, आखिर में एक रैली कर देते हैं और उसी में जिसको चाहते हैं उसको जिता देते हैं, जिसको चाहते हैं उसको हरा देते हैं। तो उनका अपना एक वो मजबूत वोट, चुनाव के वक्त ही सक्रिय होते हैं, चुनाव के वक्त ही वो राजसी ठाठ बाट में ज्यादा रहते हैं। ये राव वीरेंद्र सिंह के परिवार। अच्छा, उसके बाद 5वें हम बड़े परिवार की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार, जैसे कि आपने बताया कि अगर वैसे देखा जाए सीनियरिटी में तो उनके जो दादा है परदादा दीपेंद्र सिंह हुड्डा वो रहे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार की राजनीति को आप कैसे मतलब डिफाइन करते हैं? देखो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये जितने लाल परिवार हैं, इनमें इनके परिवार में सबसे आखिर में मुख्यमंत्री की कुर्सी आई और इन्हें सबसे पहले राजनीति की शुरुआत की थी। 1920 में एक साथ रोहतक से चौधरी मातूराम ने चुनाव लड़ा था और हिसार से डॉक्टर रामजीलाल हुड्डा जो इनके भाई, उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि वो हार गए थे। उसके बाद चौधरी मातूराम के बाद रणबीर सिंह हुड्डा, जो दुनिया में ये भी एक खास रिकॉर्ड है, 7 अलग अलग सदनों के वो सदस्य रहे, जो कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं। 7 अलग अलग सदनों के सदस्य रहे, भले ही वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन बाकी सारा सदा बन गए जी। रणबीर सिंह हुड्डा गांधी नेहरू परिवार के बड़े नजदीकी भी रहे, विधायक रहे, कई बार मंत्री रहे और
सांसद रहे, बड़ा उनका अपना एक कद था, मुख्यमंत्री की रेस में भी थे, लेकिन ये अलग बात है कि नहीं बात बन पाई उनकी। रणबीर हुड्डा के बेटे, इनके परिवार की मैं पहले एक खास बात बताता हूँ जी। बाकी जो परिवार है ना, वो तो एक समय अगर 2 बेटे हैं तो दोनों राजनीति में, 3 है तो तीनों राजनीति में, बहू में भी राजनीति में। लेकिन इनका परिवार ऐसा है जो एक समय एक पीढ़ी में एक ही नेता सक्रिय रहता है, जो अपने आप में एक बहुत खास बात है, बड़ी बात है। जब चौधरी मातूराम और रामजीलाल हुड्डा दोनों थे, उसके बाद की बात है। रणबीर हुड्डा सक्रिय रहे अकेले। रणबीर हुड्डा ने उसके बाद अपने बेटे कैप्टन प्रताप सिंह, उनको चुनाव लड़ाया। हुड्डा साहब तो बहुत बाद में आए राजनीति में जी, और वो चुनाव हार गए। वहां एक महंत है, महंत श्रेयानाथ बोलते थे, वैसे उसको सिरिया बाबा कह देते थे। उसने प्रताप सिंह को चुनाव हरा दिया। उसके बाद प्रताप सिंह कभी मुड़ करके राजनीति में नहीं आए। और इनका एक ऐसा परिवार भी है, बाकी ये जितने परिवार हैं वो भले ही कांग्रेस में रहे, लेकिन सब ने कांग्रेस छोड़ दी जी। इन्होंने कभी कांग्रेस नहीं छोड़ी, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है जी। उसके बाद रणबीर हुड्डा ने फिर चुनाव लड़ा किलोई से, लेकिन वो हार गए जी। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए मैदान में, लगातार 2 चुनाव 1982 और 1987 जी चुनाव हारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। पहले ब्लॉक समिति के चेयरमैन से इन्होंने शुरुआत की थी, वैसे एडवोकेट भी जी। तो ब्लॉक समिति के चेयरमैन से इन्होंने शुरुआत की। वहां का एक रिकॉर्ड और है जिस पर बहुत कम लोगों की निगाहें, और ये जितने परिवार है ना, इनमें ये पहला ऐसा परिवार है जो किलोई से, जिसको आज गढ़ कहते हैं हुड्डा साहब का, वहां लगातार 3 चुनाव आ रही। और लगातार 3 चुनाव कौन कौन आ रहे? पहले प्रताप, फिर रणबीर हुड्डा और फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चुनाव तो 4 आ रहे क्योंकि हुड्डा अगला भी चुनाव हार गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लेकिन 3 अलग अलग एक परिवार के नेता, 3 अलग अलग एक परिवार के नेता, जैसे रणबीर हुड्डा, उसके दोनों बेटे, 3 लगातार चुनाव आ रहे, 1977, 1982 और 1987 नहीं खाता खुला। उसके बाद ये हुआ चौधरी बीरेंद्र सिंह, जो इनके रिश्ते में मामा बुआ के भाई हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, राजीव गांधी के बड़े खास थे। और चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री, रोहतक से उन्होंने रिजाइन कर रखा था जी। हालात और परिस्थितियां ऐसी बनी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते तो थे विधानसभा का चुनाव लड़ना, जहां वो लगातार 2 चुनाव हार चुके थे। लेकिन बीरेंद्र सिंह चूंकि एक राजनीति में घाघ नेता बन चुके थे, 53-54 साल का उनका आज राजनीतिक अनुभव है, बिल्कुल बहुत युवा अवस्था में वो विधायक बन गए थे। उन्होंने उनको लोकसभा की टिकट दिलाने का काम किया जी, मदद की उनकी, और लगातार 3 चुनाव चौधरी देवीलाल को उन्होंने हराए, इतने बड़े शख्स। हालांकि वो बहुत नैरो मार्जिन में हारे, लेकिन कोई आदमी देवीलाल जैसे आदमी को जो देश का उप प्रधानमंत्री और 3 चुनाव हरा दे जी, तो उसके बाद एक रुक्का रोड़ा है भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा कौन है। बिल्कुल। और उसका फायदा उनको ये मिला, अपने जीवन में वो 2000 में पहली बार विधायक बने, पहली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा। विधायक बनने के बाद वो विधानसभा में विपक्ष के नेता भी बने जी, प्रदेश के अध्यक्ष भी बने कांग्रेस पार्टी के। 2004 में वो फिर से लोकसभा के लिए चुने गए। लोकसभा के लिए 4थी बार वो जीत गए। फिर कांग्रेस पार्टी में 67 सीटें आ गई। उसके बाद हालात और परिस्थितियां ये बनी कि उन्होंने कांग्रेस के जो गांधी नेहरू परिवार के नजदीक किए, चाहे वो अहमद पटेल हो, जनार्दन द्विवेदी हो, इन नेताओं के मार्फत अपनी गोटियां सेट की और वो मुख्यमंत्री बन गए एमपी रहते हुए। फिर उन्होंने लोकसभा से रिजाइन किया, उपचुनाव हुआ, और उस सीट पर श्री कृष्ण हुड्डा वहां से विधायक थे। श्री कृष्ण हुड्डा से रिजाइन लिया गया, वहां से वो विधायक बने। उस दिन के बाद लगातार उस किलोई से, उसके बाद उसका नाम किलोई गढ़ी सांपला रख दिया गया, गढ़ी सांपला किलोई सीट लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत रहे। 2005, 2009, 2014, 2019, 2024 अनबीटन चल रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, 9.5 साल रहे। उसके बाद विपक्ष के नेता भी वो पिछली टर्म में थे। अब वर्तमान में वो गढ़ी सांपला किलोई से विधायक हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बेटा दीपेंद्र हुड्डा, वो विदेश में अपना पढ़ाई कर रहा है, नौकरी कर रहा है।
उसके बाद जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी सीट खाली की, सबकी निगाहें इस चीज पर थी कि यहाँ श्री कृष्ण हुड्डा को चुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि उसने एमएलए से रिजाइन दिया था, सीट खाली की थी। लेकिन वही बात कि हर बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा कामयाब हो, तो उन्होंने अपने बेटे को विदेश से बुला करके और उसको चुनाव लड़ाया। बाई इलेक्शन जीता दीपेंद्र हुड्डा, क्योंकि बाप मुख्यमंत्री है जी। उसके बाद 2009 में फिर जीता, 2014 में फिर जीता। 2014 के बाद ये भी एक बहुत रोचक बात है, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं थे तो तब पहला चुनाव 2019 में लोकसभा का लड़ा दीपेंद्र हुड्डा, और वो चुनाव हार गए। अरविंद शर्मा ने उनको हरा दिया। फिर वो राज्यसभा में चले गए। अब वो फिलहाल रोहतक लोकसभा से एक बार फिर से जीती है, चौथी बार जीते हैं, टोटल 5वीं बार, एक बार वो राज्यसभा के रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की धर्मपत्नी जो है आशा हुड्डा, वो हालांकि राजनीति में सक्रिय इतनी नहीं है, लेकिन वो सामाजिक कार्यक्रमों में अक्सर जाती रहती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जितने भाई उनमें कैप्टन प्रताप ने चुनाव लड़ा, बाकी कोई राजनीति में सक्रिय नहीं है, ना ही उनके भतीजे राजनीति में। उनके एक भतीजे हैं सोनेंद्र सिंह बोलते हैं उनको, वैसे सोनू हुड्डा, उसने उत्तराखंड में चुनाव जरूर लड़ा है, लेकिन वो चुनाव हार गए। वो वहां उत्तराखंड की राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। ये ओवरऑल अगर देखा जाए जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार का जो राजनीतिक बैकग्राउंड है वो है। हालांकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस परिवार में ब्याह, वो मटिंडू गांव में ब्याह हुए हैं दहिया गोत्र में, वहां भी कोई राजनीति में सक्रिय नहीं है। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जहाँ ब्याह हुए, जब उनकी दूसरी जो शादी हुई, पहली वाले तो इतने नहीं है सक्रिय, लेकिन जो दूसरी जो उनकी शादी हुई मिर्दा परिवार में, उनका एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार है। और ज्योति मिर्दा जो सांसद भी रही हैं, नाथुराम मिर्दा, उनका एक बड़ा लंबा चौड़ा राजनीतिक परिवार है। और जो ज्योति मिर्दा की जो बहन है, उस बहन की जो सास है, वो वर्तमान में राई से विधायक हैं, पहले भी वो विधायक थी, कृष्णा गहलावत, मंत्री भी रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब वो राजनीतिक परिवार से जुड़ गए। और दीपेंद्र हुड्डा की धर्मपत्नी भी, ये जो इस बार का चुनाव था ना, इस चुनाव में अच्छी खासी सक्रिय थी। हालांकि अभी वो राजनीति में आएंगी ना आएंगी वो तो आगे समय की बात है, लेकिन जो एक प्री पार्टी इस परिवार की है, दूसरों से विचित्र ये परिवार इसलिए है कि ये एक समय में अपनी एक ही पीढ़ी को आगे कर रहे हैं। उसमें एक और बड़ी बात है दुवन साहब, जैसे हमने 500 बड़े परिवारों पे चर्चा की, जो राजनीतिक बड़े परिवार हैं, चौधरी देवीलाल जी, चौधरी बंसीलाल जी, चौधरी भजनलाल, राव वीरेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इकलौता ऐसा परिवार है जिसने कभी किसी महिला को चुनाव नहीं लड़वाया जी। बाकी के जो 4 राजघराने हैं, चाहे चौधरी देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल या राव वीरेंद्र, इनकी महिलाएं चुनाव लड़ भी चुकी। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। चौधरी देवीलाल के परिवार से भी, चौधरी देवीलाल के परिवार से तो नैना चौटाला, सुनैना चौटाला और कांता चौटाला ने जिला परिषद का चुनाव लड़ा। उसके बाद अगर बात करें चौधरी भजनलाल के परिवार से, तो वहां रेणुका बिश्नोई ने लड़ा है। चौधरी बंसीलाल के परिवार से अगर बात करें तो किरण चौधरी, श्रुति चौधरी ने लड़ा है। राव वीरेंद्र सिंह की बहन ने चुनाव लड़ा। अब राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव ने चुनाव लड़ा। इनके परिवार में अभी तक किसी महिला ने चुनाव नहीं लड़ा है। तो अपने आप में अलग अलग परिवारों का एक अलग अलग सिस्टम होता है जी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सबसे पहले राजनीति की शुरुआत करने वाले और सबसे आखिर में इनका सूत आई हुड्डा परिवार के सबसे आखिर में सूत आई जी। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक चीज और भी है कि आखिर में भले ही उनका सूत आई हो, लेकिन 20 साल लगातार एक छत्र राज कांग्रेस में हुड्डा परिवार ने ही किया है। ये भी अपने आप में एक बड़ी रिकॉर्ड है अपने आप में। और हुड्डा परिवार ने ये भी कर दिया कि जो भी कांग्रेस में थोड़ी ही नाड़ उठाता है उसको भी या तो पार्टी छोड़नी पड़ जाती है, या खुडे लाइन होना पड़ जाता है। ये भी एक रिकॉर्ड बना दिया हुड्डा परिवार ने कि जितने भी कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं ना 2005 से और 2024 तक, सारे यही कह रहे हैं भाई हुड्डा साहब की वजह से हम जा रहे हैं। सारे जितने नेता जा रहे हैं, कितने नेता चले गए, यानी कि जिस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आंख उठाई, उसका इलाज कर दिया गया। बिल्कुल, राजनीतिक तरीके से इलाज कर दिया या हो गया दोनों बातें हैं। बिल्कुल। तो दुवन साहब बड़ा अच्छा लगा आपने जो है, ये 5 परिवार तो हो गए हरियाणा की राजनीति में जो बड़े परिवार हैं जी। और इनके अलावा भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जी, जो भले ही पूरे प्रदेश में उनका नाम ना रहा हो, लेकिन अलग अलग एरिया वाइज उनका अच्छा खासा प्रभाव रहा है। चाहे वो मेवात के जो हैं उसमें एक अलग किस्म के नेता जो बने हैं, जो बार बार जीते हैं, उनकी भी पीढ़ियां चल रही हैं।
इसी तरह से करनाल के एरिया में, अलग अलग एरिया में बहुत से ऐसे नेता हैं। अलग परिवार पर हम अगर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल आगे और कभी उन पे चर्चा करेंगे और पॉडकास्ट में। तो बहुत बहुत शुक्रिया दुवन साहब जी, और उम्मीद है कि दर्शकों को भी बड़ा अच्छा लगा होगा। तो प्रद्युमन जोशीला जी ने जो है वो सारी की सारी बातें बड़ी खुलकर, क्योंकि देखिए ना कि किस सदस्य ने कब चुनाव लड़ा, कहां से चुनाव लड़ा, सारा का सारा मुंह जबानी जो रिकॉर्ड वो बता दिया है। और अगर आप इसमें कुछ आपको कुछ याद आ रहा हो, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि इनके आप करेक्ट करना चाहते हो या कुछ और चीजें जोड़ना चाहते हो, है ना, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। और हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इस पॉडकास्ट को शेयर जरूर कीजिएगा।